नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। ये अध्याय फर्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ और फार्मेसी वाले चैप्टर का। ठीक है, ये है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस चैप्टर का नाम है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा हिंदी में है, सामुदायिक फार्मेसी फार्मेसी की एक शाखा है जो रोगी की देखभाल, दवा वितरण और रोगी को दवा के सुरक्षित और उचित उपयोग पर सलाह देने के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। तो इंग्लिश में होती है, कम्युनिटी फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विथ varied areas of patient care, drug dispensing, and advising patient on safe and rational use of drug। तो सामुदायिक फार्मेसी रोगियों को दवाइयाँ देने, परामर्श देने और दवाइयाँ देने का काम करती है। उपरोक्त जिम्मेदारियों को सावधानी, सटीकता और वैधता के साथ निपटाया जाता है। इसमें दवाओं की उचित खरीद, भंडारण, वितरण और दस्तावेजीकरण भी शामिल है। सामुदायिक फार्मेसी शहरों और उनके उपनगरों, छोटे कस्बों और गांवों में स्वामित्व, तैयारी और अन्य सामुदायिक ज़रूरतें प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इस बात की अच्छी संभावना है कि रोगी एक सक्षम स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के संपर्क में आएगा। इससे उनके सामान्य समस्याएं, चरित्र, व्यवहार, साथ ही ज़रूरतों की पहचान करने में मदद मिलती है। अब देखिए, रिटेल फार्मेसी और नेबरहुड फार्मेसी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खुरदरा फार्मेसी या लोकल जो पास की फार्मेसी रहेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे सुलभ, रोगी केंद्रित फार्मास्यूटिकल सेवाएं प्रदान करती है। यह संस्थागत या अस्पताल फार्मेसी से अलग है और इसमें खुरदरा सेटिंग में काम करने वाले फार्मासिस्ट शामिल होते हैं जो जनता के साथ सीधे बातचीत करते हैं। सामुदायिक फार्मेसी सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। और देखिए, सामुदायिक फार्मेसी अभ्यास, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। स्वास्थ्य सेवा के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अपने समुदायों के लोगों को फार्मास्यूटिकल सेवाएं पर सीधी पहुंच प्रदान करती है। फार्मेसी का यह क्षेत्र रोगी देखभाल, पहुंच और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग पीपल इन देयर communities with direct access to pharmaceutical service. This area of pharmacy focuses on patient care, accessibility and health promotion। तो ये हमारे पास सामुदायिक फार्मेसी अभ्यास था। अब देखिए, सामुदायिक फार्मेसी के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो सेवाओं, स्वामित्व और विशेषज्ञता के आधार पर सामुदायिक फार्मेसी को विभिन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। देखिए, एक होता है चेन फार्मेसी। चेन फार्मेसी, दीज टाइप ऑफ फार्मेसीज आर लिंक्ड विथ ए मेजर फार्मेसी चेन विथ मल्टीपल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल CVS, वेलग्रीन्स एंड राइट एड। इस प्रकार की फार्मेसी कई स्थानों वाली एक प्रमुख फार्मेसी श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं CWS, वालग्रीन और राइट। तो ये हो गई चेन फार्मेसी। अब दूसरी होती है कंपाउंडिंग फार्मेसीज। दीज टाइप ऑफ फार्मेसीज क्रिएट मेडिसिन्स इन
different forms and strength to meet the स्पेशलाइजेशन नीड ऑफ पेशेंट। दूसरे नंबर पर आती है हमारी कंपाउंडिंग फार्मेसी। इस प्रकार की फार्मेसियाँ मरीजों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न रूपों और शक्तियों में दवाएं बनाती है। अब देखो नंबर 3 है टेली फार्मेसी। दीज टाइप ऑफ फार्मेसी कैन बी हेल्पफुल इन रूरल और अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज एंड एज दे ऑपरेट थ्रू वीडियो डिस्कशंस और बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। टेलीफार्मेसी इस प्रकार की फार्मेसियाँ ग्रामीण या कम विकसित क्षेत्रों में सहायक हो सकते हैं क्योंकि वे वीडियो चर्चाओं के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करके काम करते हैं। ठीक है, अब देखो 4 नंबर पे क्या आता है, अस्पताल के बाहरी रोगी की फार्मेसी। जो बाह है ना, बाह रोगी की फार्मेसी, ये फार्मेसी बाह रोगी के साथ साथ डिस्चार्ज किए गए मरीजों को सेवाएं देने के लिए जुड़ी होती हैं और अस्पताल से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ये उस तरीके की होती हैं जैसे हम लोग घर पे बीमार हो गए और डिस्चार्ज कर दिए गए, उसके बाद भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, तो इस टाइप की होती है अस्पताल के बाहर रोगी की फार्मेसी। ऑनलाइन फार्मेसीज। ऑनलाइन फार्मेसियाँ इस प्रकार की फार्मेसियाँ इंटरनेट का उपयोग करके कार्य करती हैं और मरीजों को दवाओं ऑर्डर करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। कई फार्मेसियों के भौतिक स्थान भी हैं। नंबर 6 है नैदानिक फार्मेसियाँ। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी जिनको कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ फार्मेसीज डिलीवर फार्मेसी फैसिलिटीज टू पेशेंट एडमिटेड एट द हेल्थ केयर। नैदानिक फार्मेसी इस प्रकार की फार्मेसियाँ हेल्थ केयर क्लिनिक में भर्ती मरीजों की फार्मेसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये टाइप नंबर 7 है क्या, स्वास्थ्य प्रणाली फार्मेसी, हेल्थ सिस्टम फार्मेसीज। दीज टाइप ऑफ फार्मेसीज डिलीवर फार्मेसी फैसिलिटीज टू पेशेंट विथ इन द सिस्टम एंड आर पार्ट ऑफ अ लार्जर हेल्थ सिस्टम। स्वास्थ्य प्रणाली फार्मेसी इस प्रकार की फार्मेसी सिस्टम के भीतर रोगियों को फार्मेसी सुविधाएं प्रदान करती है और बड़ी स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है। अब आप आ जाइए गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ फार्मेसी, जो टाइप ऑफ 8 नंबर का है, सरकारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य फार्मेसी। दीज टाइप ऑफ फार्मेसीज प्रोवाइड मेडिसिन्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक एंड आर हैंडल बाय गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार की फार्मेसी जनता को दवाएं और सेवाएं प्रदान करती है और इन्हें सरकार या सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नंबर 9 है विश्वविद्यालय या शिक्षण फार्मेसियाँ, यूनिवर्सिटी और टीचिंग फार्मेसीज। दीज टाइप्स ऑफ फार्मेसीज प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू फार्मेसी स्टूडेंट एंड आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ फार्मेसी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय या शिक्षण फार्मेसियाँ इस प्रकार की फार्मेसियाँ फार्मेसी के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और आमतौर पर फार्मेसी स्कूलों और विश्वविद्यालयों से जुड़ी होती हैं। अब हम लोग देखते हैं सामुदायिक फार्मेसी का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। Before 1960s, the pharmacies were mainly retail merchants. Number 2, important part of communities. Number 3, not evidence-based practitioners. देखिए 1960 से पहले फार्मासिस्ट मुख्य रूप से थे खुरदरा व्यापारी, समुदायों का महत्वपूर्ण हिस्सा और साक्ष्य आधारित चिकित्सक नहीं। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इन 1960 एंड 1970s। देखिए 1960 और 1970 के दशक में सामुदायिक फार्मेसी अभ्यास जो किया गया वो इस तरीके से होता था। नंबर 1, सामुदायिक फार्मेसी स्वतंत्र रूप से स्वामित्व में होती है और फार्मासिस्टों द्वारा संचालित होती है। नंबर 2, ये उन डॉक्टरों के पास स्थित है जिन्होंने 3x5 इंच के
पेपर शीट पर चिकित्सीय उपचार विकल्प लिखते हैं जिसे रोगी फार्मेसी को सौंपता है। और नंबर 3 है, फार्मासिस्ट का काम उचित औषधीय उत्पाद को ठीक उसी तरह देना जैसा कि निर्धारित किया गया था। नंबर 4, फार्मासिस्ट ने दवाओं को मिश्रित किया और रोगियों, डॉक्टरों और आम जनता के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाया। नंबर 5, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की आचार संहिता ने फार्मासिस्टों को 1952 में एक मरीज के साथ चिकित्सीय प्रभावों या नुस्खे की संरचना पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी थी। 1969 तक परामर्श से निषेध को समाप्त करने के लिए नियम को अपडेट किया गया था, लेकिन फिर भी एमडी को मरीजों के उनके नुस्खों के बारे में सिखाने की पूरी तैयारी थी। 7 नंबर, इस अतिरिक्त दायित्व का कुछ फार्मासिस्टों और फार्मेसी नियोक्ताओं के विरोध के साथ पूरा किया गया। 8, ओमनिबस बजट सुलह अधिनियम 1990 में ओबरा 90 जिसको कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है ओबरा 90 क्या है। इसमें फार्मासिस्टों को रोगियों से पूछताछ करने की आवश्यकता थी कि क्या वे उनसे अपनी नई दवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। तो 1970 से और 1980 के दशक में सामुदायिक फार्मेसी अभ्यास किस तरीके से किया गया। अग्रणी फार्मासिस्टों ने इनोवेटिव फार्मेसी अभ्यासों के साथ प्रयोग किया। नंबर 1, 1960 के दशक में वेरी विले वर्जीनिया के यूजीन 5 वाइट ने एक कार्यालय के परिसर में फार्मेसी अभ्यास की धारणा को बनाया और कार्यान्वित किया। दूसरे नंबर, मिस्टर वाइट को चिकित्सा उपचार के बेहतर मानक स्थापित करने वाले पहले और सबसे मुखर समर्थकों में से एक माना गया। 1900 के दशक में क्या हुआ, निम्नलिखित 2 अभ्यास मॉडल तैयार किए गए। तो 2 अभ्यास मॉडल कौन कौन से थे। तो एक था फार्मेसी अभ्यास के 2 मॉडल थे। नंबर 1 कम्युनिटी जिसको समुदाय कहते हैं, फिर उससे अभ्यास का खुरदरा मॉडल, फिर उससे निकला फिल प्रेस्क्रिप्शन सेल मर्चेंडाइज नुस्खे भरें माल बेचें। और फिर दूसरी शाखा जो थी, दूसरा मॉडल क्या था, हॉस्पिटल बनाओ, फिर दवा निर्धारित करने, प्रशासन और परिणामों को प्रभावित करें। तो ये थे 2 मॉडल फार्मेसी के, समुदाय और एक हॉस्पिटल, जिसके अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए, जो उन मॉडल हुआ तैयार 1900 के दशक में, दूसरे नंबर पे क्या करा गया, 19वीं शताब्दी में कंपाउंडिंग गायब नहीं हुई। 1920 के दशक में यह दावा किया गया कि 80% नुस्खे अभी भी मिश्रित थे। और तीसरा नंबर, उन्होंने खरीदी गई सामग्री के साथ अपने बजट अपने खुद के नुस्खे बनाए। और नंबर 4 क्या था, उन्हें सामान्य बीमारियों जैसे कि जलन, शीतदंश, जहर आदि के लिए प्राथमिक चिकित्सा और दवाएं देने के लिए बुलाया गया। इस तथ्य 5वें नंबर, इस तथ्य के अतिरिक्त कि फार्मेसी अब स्वास्थ्य प्रणालियों में एक अत्यधिक स्थापित और मान्यता प्राप्त पेशा है, यह काफ़ी संभावना है कि पिछली 2 शताब्दियों में अशिक्षित व्यापारियों द्वारा अधिकांश दवा व्यापार किए गए थे। अब 6वें नंबर पे क्या है, 12वीं शताब्दी से पहले जर्मनी में ये व्यापारी अपना व्यवसाय अलग अलग कक्षों या दुकानों में संचालित करते थे, जिन्हें एपोथेका के रूप में जाना जाता था, दवाओं की दुकान। तो कभी कभी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्ट में आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एपोथेका क्या है। दवाओं की दुकान हुआ करती थी 12वीं शताब्दी में, तो दवाओं की दुकान को एपोथेका किया जाता है, कहा जाता है। हालांकि 7 नंबर पे क्या है, लंदन में एपोथेकरी के लिए विशिष्ट स्कूली शिक्षा परीक्षा नियामक कोड और लाइसेंस 12वीं सदी में शुरू हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पर एपोथेकरी भी समझ में आता। एपोथेका थी दवा की दुकान और एपोथेकरी क्या था, दवा विक्रेता था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। 13वीं शताब्दी के बाद से औषधालय की देख रेख में दवाओं
के निर्माण और वितरण में विशेषज्ञता वाली सुविधाएं पूरे यूरोप में तेजी से बढ़ी। 9वां नंबर, 16वीं शताब्दी के बाद से ड्रगिस्ट शब्द का उपयोग ड्रग और केमिकल सेलर्स और एपोथेकरी के बीच अंतर करने के लिए किया जाता रहा है। तो ड्रगिस्ट शब्द का उपयोग ड्रग और केमिकल सेलर्स और एपोथेकरी के बीच अंतर करने के लिए किया जाता रहा है। तो डॉक्टरों के लिए ड्रगिस्ट ने स्वास्थ्यकर कारकों का निर्माण और आपूर्ति की। 10 नंबर पर क्या था, 19वीं शताब्दी का हम लोग पढ़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी के साथ यूरोप में बड़ी संख्या में परिष्कृत फार्मेसियां थीं। परिणाम स्वरूप ड्रग स्टोर वाक्यांश को अधिक पेशेवर शब्द फार्मेसी या इसके समकक्ष से बदल दिया गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी क्षेत्र को निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है प्राथमिक फार्मेसी क्षेत्र को किन प्राथमिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, बताइए किन प्राथमिक क्षेत्रों में बांटा गया है, बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये 5 जो हैं 5 भागों में बांटा गया। देखिए, नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स, नंबर 2 फार्माकोलॉजी, नंबर 3 औषधीय रसायन विज्ञान, नंबर 4 फार्माकोग्नोसी और नंबर 5 फार्मेसी अभ्यास। तो ये हम लोग अगर इनको फार्मेसी क्षेत्र को विभाजित करेंगे तो ये लगभग प्रथम वर्ष के बिल्कुल सब्जेक्ट जो रहे वही है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, औषधीय रसायन विज्ञान और फार्माकोग्नोसी। ठीक, याद रखना चाहिए, ये आज आ सकते हैं पेपर में। इन क्षेत्रों और विज्ञानों जैसे जैव रसायन के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। कई विषयों की सहयोगी टीमें अक्सर सहयोग करते हैं और अनुसंधान करते हैं। अब देखिए सामुदायिक फार्मेसी का विकास, इसके बारे में क्या कैसे विकास हुआ। आज के फार्मासिस्ट निर्धारित दवाएं देने और रोगी की सुरक्षा बनाए रखने के अतिरिक्त चिकित्सा परामर्शदाता, शिक्षक और अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य देखभाल दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और सबसे भरोसेमंद और स्वीकार्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में से है। अब वे अपनी बढ़ी हुई पहुंच के कारण परामर्श, दवा प्रबंधन और निवारक देखभाल, जांच जैसे अतिरिक्त रोगी देखभाल कार्य कर सकते हैं। फार्मासिस्टों ने व्यक्तिगत रोगियों की देखभाल करने के अलावा सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए अपने अधिकार को बढ़ा दिया है। जो कोई भी दवा लेता है उसे वास्तविक या संभावित दवा उपचार समस्याओं का सामना करने का जोखिम होता है। जब इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनका समाधान नहीं किया जाता तो वे रुग्णता और मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक प्रमुख लागत चालक भी बन जाते हैं। फार्मासिस्ट ड्रग थेरेपी विशेषज्ञ के रूप में फार्मासिस्ट रोगी, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवा टीम के सदस्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयास के आधार पर ड्रग थेरेपी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या रहेगा इसका। देखिए, विश्व स्तर पर सामुदायिक फार्मेसी का विकास विविध है, जो विविध स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और नीतियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक फार्मेसियां आवश्यक है। नंबर 1 वैश्विक अवलोकन। देखिए, सामुदायिक फार्मेसी विकास वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखभाल के आसानी से सुलभ स्थलों के रूप में ये सुविधाएं आम जनता को दवा वितरण, स्वास्थ्य परामर्श और निवारक देखभाल जैसी कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है। नंबर 2 प्रमुख आंकड़े। फार्मेसी घनत्व। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि प्रति 10,000 लोगों पर फार्मेसी की संख्या में पर्याप्त राष्ट्रीय अंतर है। उदाहरण के लिए स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों में प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 12 से 15 फार्मेसियां हैं, जबकि विकासशील देशों में यह संख्या बहुत कम हो सकती है। नंबर 2 दवाओं का कार्य क्षेत्र। सामुदायिक फार्मेसियां कई देशों में पारंपरिक
वितरण, टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच और पुरानी बीमारी प्रबंधन सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। देश की नीतियां। संयुक्त राज्य अमेरिका। सामुदायिक फार्मेसियां देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। औषधि उपयोग अनुकूलन और बेहतर रोगी परिणाम औषध चिकित्सा प्रबंधन एमटीएम कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। इसमें अतिरिक्त किफ़ायती देखभाल अधिनियम एसीए ने लोगों के फार्मेसियों के माध्यम से कुछ निवारक देखभाल प्राप्त करना आसान बना दिया। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS द्वारा लगाए गए नियमों के कारण सामुदायिक फार्मेसियां व्यापक देखभाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये देश की बात कर रहे हैं ना, यूनाइटेड किंगडम में। सामुदायिक फार्मासिस्ट परामर्श सेवा CPCS और न्यू मेडिसिन सर्विस NMS रोगी देखभाल में फार्मासिस्ट की भूमिका को बेहतर बनाने में सहायक 2 सेवाएं हैं। ये सेवाएं हमें यूनाइटेड किंगडम में मिलेगी ना, NHS, CPCS और NMS। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? निकट की फार्मेसियों के अस्तित्व और विस्तार की गारंटी के लिए फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ मिलकर सहयोग करता है। ठीक है, वहाँ पर फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया में ही काम करती है। फार्मासिस्टों के साथ साझेदारी में होम मेडिसिन रिव्यू एक है जैसी पहल दवा प्रबंधन में सुधार करना चाहती है। ये एक पहल है, HMR ऑस्ट्रेलिया की पहल है। और नंबर 5 जापान। सामुदायिक फार्मेसियों या याक क्योकू ये वहाँ का जापानी नाम है, स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार दवा परामर्श और स्वास्थ्य संवर्धन में सामुदायिक फार्मासिस्टों की भूमिका को बढ़ावा देती है। नंबर 4 क्या है? चुनौतियां हैं और अवसर भी हैं। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक फार्मेसियों के सामने आने वाली चुनौतियों में कार्यबल की कमी, नियामक बाधाएं, सेवा एकीकरण विविधताएं शामिल हैं, जिसमें उनकी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए सरकारों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और फार्मेसी संघों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फार्मेसी विकास परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें देश स्वास्थ्य सेवा वितरण में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए नीतियों को लागू कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य चुनौतियों का समाधान करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाना है। देखिए भारतीय परिदृश्य में इसका क्या है? अध्ययन भारतीय सामुदायिक फार्मेसी विकास परिदृश्य की जांच करता है और जिसमें महत्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण और नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भारत में सामुदायिक फार्मेसी का विकास और परिचय। भारत का सामुदायिक फार्मेसी क्षेत्र इतनी बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने और दवा वितरण, स्वास्थ्य परामर्श और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूलन कर रहा है। प्रमुख आंकड़े क्या हैं? फार्मेसी घनत्व। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 तक भारत में 16,86,342 से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्टों की रिपोर्ट दी है, जो 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी को सेवा दे रहे हैं, जिनमें महानगरीय क्षेत्रों में उच्च सांद्रता और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्नता है। सेकंड, सेवाओं का कार्यक्षेत्र। भारत में सामुदायिक फार्मेसियों ने दवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि उनमें स्वास्थ्य परीक्षण, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रमोशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल जैसी सेवाओं को शामिल करने के लिए अपनी बेहतर स्थिति का विस्तार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। देखिए विकास को आगे बढ़ाने वाली नीतियां भारत में क्या चल रही हैं? जन औषधि योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित जन औषधि दुकानों के माध्यम से कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल्स तक
पहुंच में सुधार के साथ साथ जनता पर स्वास्थ्य देखभाल की लागत का बोझ कम करना है। सेकंड, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र स्थापित करके किफ़ायती देखभाल को बढ़ावा देते हैं। यह निजी उद्यमियों को इन क्लिनिकों की स्थापना और संचालन में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। टेलीमेडिसिन दिशा निर्देश क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये दिशा निर्देश टेली कंसल्टेशन में फार्मासिस्ट की भूमिका को स्वीकार करते हुए जारी किए गए थे, जिसमें उनकी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की पहुंच सीमित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। यह नीति सामुदायिक फार्मेसियों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह नीति स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग का समर्थन करते हैं। फिर क्या है? प्रमुख विकास और अवसर। डिजिटलीकरण और ई फार्मेसी। भारत में इन विकासों के सामुदायिक फार्मेसी की पहुंच का विस्तार किया जाता है, जिससे प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑनलाइन परामर्श और दवाओं की होम डिलीवरी सक्षम हो गई। कौशल और विकास पहल। सरकार और पेशेवर निकायों द्वारा की गई इन विकास पहलों का उद्देश्य फार्मासिस्टों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं, परामर्श, कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में अपडेट करके उनकी क्षमताओं में सुधार करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी। ये अवसर सामुदायिक फार्मेसियों के सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे निवेश बढ़ा सकते हैं, मूल ढांचे में सुधार कर सकते हैं और फार्मेसियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं। भारत में सामुदायिक फार्मेसी क्षेत्र में विशिष्ट नीतियों और गतिविधियों पर परिणाम स्वरूप जबरदस्त विकास हो रहा है। सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटलीकरण और कौशल विकास पर जोर सामुदायिक फार्मेसियों को देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देता है। भारत सरकार में सामुदायिक फार्मेसी की पूर्ण क्षमता को पूरा करने में निरंतर नीति और समर्थन सहयोगात्मक पहल महत्वपूर्ण होती होगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट और यहाँ पर समाप्त हो गया। यही है थ्योरी। तो इसको आप बार बार सुनिए, रिवीजन करिए, जिससे कि याद हो जाएगा पेपर तक। ठीक है, धन्यवाद।